यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपकी 18 फरवरी 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, उत्तर के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सभी लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। पूर्णांक आपका बच्चों आपको पता है 100 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट जो है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 15 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़ेंगे। जो भी आपको गद्यांश पद्यांश अटेम्प्ट करना है उस पर टिक कर लेंगे और उसके बाद फिर अपना लिखना प्रारंभ कर देंगे। 3 घंटे तक आपको पेपर लिखने के लिए मिलेगा। तो कुछ सामान्य निर्देश की बात करें बच्चों, तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो बच्चों, सबसे पहले हम खंड का की तरफ जाएंगे। जो आपका खंड का होता है वो आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक होता है, जिसमें प्रश्न संख्या पहला और दूसरा में आपका गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित जो आता है, यानी गद्य साहित्य पद्य साहित्य से आपके एमसीक्यूज आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 10 होते हैं। 10 एमसीक्यूज आपके आएंगे और ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपकी बोर्ड परीक्षा में फंस जाएंगे। इसलिए मैं जितना भी पेपर करा रहा हूँ उन सभी पेपर को अगर आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो आप 95+ मार्क्स जरूर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, पहले का वाला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ और राधाचरण गोस्वामी। तो आपको बच्चों बता दें, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं। आपको मैं बता दूं, जो गोसाई विट्ठलनाथ हैं ये अष्टछाप के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? ध्यान रखिएगा, अष्टछाप के संस्थापक हैं। और इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम आधुनिक हिंदी का जनक भी कहते हैं। और महादेवी वर्मा क्या है? तो महादेवी वर्मा जो है इनको हम छायावाद की प्रमुख कवयित्री के रूप में जानते हैं। महादेवी वर्मा को छायावाद की प्रमुख कवयित्री के रूप में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है या ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। तो आपको पता है ये है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। और यह जो है ब्राह्मण पत्रिका जो है ये भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका किस युग की पत्रिका है? तो ये भारतेंदु युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है। अब आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आपको बताना है, कि आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका संपादित की थी। अब मैं आपको बता दूं, जो लल्लू लाल की प्रमुख रचना है वो प्रेम सागर है। ये भी कई बार पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। प्रेम सागर, लल्लू लाल की जो प्रमुख रचना है वो प्रेम सागर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला गा वाला प्रश्न आता है कि खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। खड़ी बोली गद्य के जनक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल हमें पता है खड़ी बोली गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बिल्कुल सही है। और भारतेंदु जी को हम हिंदी गद्य का एक आधुनिक हिंदी का हम क्या बोलते हैं, इन्हें जनक भी कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हमें ये पता है कि ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं और ये महान नाटककार भी हैं। ठीक है। चलिए घा वाले प्रश्न की तरफ जानते हैं। रसक रंजन कृति के लेखक कौन है? रसक रंजन कृति के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसक रंजन कृति के लेखक कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो पत्रिका का नाम क्या है, तो उसको आपको कमेंट करके बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख पत्रिका का नाम आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अंगा वाला प्रश्न देखते हैं। अंगा वाला प्रश्न है बच्चों, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र।
ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध रेखा चित्र है। ठीक है, तो रेखा चित्र क्या है, ये जो है अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। और ये कौन सी विधा है, तो ये रेखा चित्र विधा है। समझ में आया। इस प्रकार आपको बच्चों 5 में 5 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। फिर दूसरे का वाला प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो आपको पता है सरहपा को माना जाता है। मैंने कई बार इसका उत्तर आपको एक्सप्लेन किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है, याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों खा वाला। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1962 में 1959 में प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे बच्चों अज्ञेय थे। कौन थे, अज्ञेय जी थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रथम तार सप्तक कब संपादित हुआ। प्रथम तार सप्तक कब संपादित हुआ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए गा वाला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा केशोदास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केशोदास। तो बच्चों इसमें बात करें जो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना क्या है, पद्मावत है। इनकी रचना क्या है, पद्मावत है। अगर हम भूषण की बात करें तो भूषण जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। घा वाला प्रश्न देखेंगे बच्चों। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं, तो बिल्कुल सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दिनकर जी को हम क्या बोलते हैं, ओज का कवि कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अगर हम बात करें नरेंद्र शर्मा, तो प्रवासी के गीत के लिए और भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न अंगा वाला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है, तो बिल्कुल रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित आपकी बिहारी की सतसई है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें जो दे रखा है बच्चों अखरावट, तो अखरावट क्या है, ये भक्ति काल की रचना है। और किसकी रचना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। और अगर हम बात करें कामायनी और उर्वशी, तो ये दोनों ही रचनाएं जो हैं आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पे एमसीक्यूज हो गया। इस प्रकार 10 के 10 एमसीक्यूज आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। फिर बच्चों हम तीसरे प्रश्न की तरफ आएंगे। तीसरा प्रश्न जो होता है वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। यहाँ पे 2 गद्यांश दिए जाएंगे, कोई एक ही गद्यांश आपको अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। तो कुछ मिला के 5 × 2 यानी 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। यही पैटर्न आपका पद्यांश में होता है। गद्यांश में क्या है कि धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। तो का वाला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर खा वाला प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है। तो पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। अगणित और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। अगणित का अर्थ अनगिनत या असंख्य है। अभ्युदय का अर्थ है उन्नति या विकास। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल निधियां भरी हैं, जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बच्चों आपका 5वां प्रश्न आ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिखा हुआ जो आपकी 2 लाइन है, इन 2 लाइनों को आपको व्याख्यात करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है,
इस अंश में यह बताया गया है कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकें। उसके बाद दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है अथवा, तो दूसरा वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई आपको एक ही करना है। तो यहाँ पे दूसरा भी हम इम्पोर्टेंट गद्यांश ले रहे हैं और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ये आपको प्रिपेयर करना है। क्या है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ और क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की ओर यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रकृति के यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर हमें गद्यांश का पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है तो समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो सके। तो यहाँ पे जो आपको दी गई थी 4 लाइनें, इसका हमने व्याख्या आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर यहाँ पे देखिए आपका तीसरा प्रश्न पूछा है, लेखक के अनुसार मनुष्य के विकासों में समाज की क्या भूमिका है। तो गद्यांश के आधार पर मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले ताकि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। फिर आ जाइए बच्चों, आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या हैं। तो लेखक के अनुसार मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड है क्या है, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। तो ये यहाँ से आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर 5वां प्रश्न आपको पूछा गया है बच्चों, लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होने चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकारों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। पहला, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। फिर आपका बच्चों चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धान धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत न, ठानत अनीत आन नीत ले अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम, तोहू हमें भावती न भावना अन्यारी की। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे पद्यांश लिख रखा है, इसको आप पढ़िए और उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम बताना है। तो उपयुक्त पद्यांश को पढ़ करके हमें पता चला ये जो पाठ है ये ऊधो प्रसंग पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस प्रकार आपको यहाँ से 2 चीज़ लिखने पे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर आ जाइए, खा वाला प्रश्न पूछा है कि गोपियों ने किसे और क्यों अनारी कहा है। तो इस पद्यांश के अर्थ के आधार पे हमें बताना है कि गोपियां ने कान्हा को अनारी कहा है क्योंकि वे उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाईं। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वे उन्हें अनाड़ी मानती हैं। फिर गा वाला प्रश्न है बच्चों, अनीति और भावती शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अनीति का अर्थ है अन्याय या गलत तरीके से, भावती का अर्थ है प्रेम करना या मानना। फिर घा वाला प्रश्न है बच्चों, कान्हा दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो कान्हा दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, प्रयुक्त में जिसमें दूत और पधारे शब्दों का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आ जाइए बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका
पहला और दूसरा लाइन जो है रेखांकित, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो या ब्रह्मदूत बनकर आए हो, आपने तो हम ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। ठीक है, फिर आ जाइए अथवा वाला। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप दूसरा वाला अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश यहाँ दे रखा है, जितने भी पद्यांश करा रहे हैं सारे आपको तैयार करना है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है यह धार। तो इस पद्यांश को पढ़ करके मुझे इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताना है बच्चों। तो पाठ का नाम है अभिनव मनुष्य और लेखक है इसके रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ऊपर की जो 4 लाइनें रेखांकित है इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इन पंक्तियों में कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान एक तलवार के समान है तो इसे छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि मानव अभी भी शिशु और नादान है और उसे विज्ञान के खेल में उलझना नहीं चाहिए। कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को विज्ञान की तीखी धार और उसके संभावित नुकसान के बारे में समझना चाहिए। फिर बच्चों आ जाइए, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने ये कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। फिर आपका बच्चों चौथा प्रश्न है, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने कहा है कि विज्ञान यदि तलवार के समान है तो मनुष्य को इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह अभी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी धार तीखी है और यह अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। फिर आपका पांचवा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिए। तो रस जो है वीर रस है, क्योंकि कवि ने विज्ञान के महत्व और सावधानी के साथ उसके उपयोग को दर्शाया है। और अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है, क्योंकि विज्ञान के तलवार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ से पूरे 10 में 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपका बच्चों जो पांचवा प्रश्न आता है वो लेखक के जीवन परिचय देते हैं उनकी रचनाओं का उल्लेख करना होता है। 5 नंबर का ये आएगा। तो 3 लेखक का ऑप्शन दिए होंगे और इसी प्रकार 3 कवि का दिया होगा, किसी एक का आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। आप लेखक में आप कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर परसाई। और अगर कवि की बात करें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके साथ महादेवी वर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध। ये तीनों अगर आप तैयार कर लोगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा कोई ना एक। ठीक है, फिर जो छठा प्रश्न है बच्चों, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का सचित्र चित्रण कीजिए। तो मैंने अभी पंचलाइट कहानी के बारे में आपको मैं जितने भी मॉडल पेपर करा रहा हूँ वहाँ पे मैंने उसका लिख रखा है उत्तर, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर बच्चों आपका जो 7वां प्रश्न आता है वो स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्न आता है। इसमें आप जो भी खंडकाव्य पढ़ रहे हो, आपके ज़िले में जो भी खंडकाव्य चल रहा हो, जैसे कि अगर आप रश्मिरथी पढ़ रहे हो या फिर आप श्रवण कुमार पढ़ रहे हो या फिर आप आलोक व्रत पढ़ रहे हो या फिर आप मुक्ति यज्ञ पढ़ रहे हो या फिर आप सत्य की जीत पढ़ रहे हो या फिर आप त्यागपति पढ़ रहे हो या फिर आप श्रवण कुमार पढ़ रहे हो, इसमें से जो भी आप पढ़ रहे हो उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, यानी वो आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपका 5 नंबर में आता ही आता है। फिर बच्चों यहाँ से आपका खंड का से स्टार्ट हो जाता है, खंड खा से आपका स्टार्ट हो जाता है अनिवार्य संस्कृत। तो 8वें का वाला प्रश्न आता है, संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो गद्यांश में जो है संदर्भ लिखने के आपके 2 नंबर और हिंदी अनुवाद करने के 5 नंबर। इस प्रकार ये 7 नंबर का आपका प्रश्न आता है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। तो ऊपर ये संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि ये वाला पूरा पढ़िए और इसको पढ़ करके इसका संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ करके हमें पता चला कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से ये अवतरित है, जिसका अनुवाद है बच्चों, संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य एवं पद में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अक्षय प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों को की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या,
न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। फिर बच्चों आपको इसमें अथवा वाला मैंने लिख रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है जो बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। इसको पढ़िए और इसको पढ़ करके हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो पढ़ करके इसका संदर्भ हमें पता चला कि जो प्रस्तुत गद्यांश है वो हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से ये अवतरित है, जिसका अनुवाद है कि जब ये लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इन दोनों की मृत्यु देखकर इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस जग को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक जल उठा। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूल शंकर ने घर त्याग दिया। फिर आ जाइए आपका खा वाला जो प्रश्न आएगा 8वें का खा, जिसमें श्लोक होगा, 2 श्लोक पूछे जाएंगे और उसमें भी आपको श्लोक का संदर्भ सहित उसका अनुवाद करना होगा, यानी अर्थ लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंति प्रावंति वाता सुमति वर्ण वेगा, ये लिख रखा है श्लोक। तो प्रस्तुत श्लोक पढ़ करके हमें पता चला ये हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतु वर्णन नामक पाठ के वर्षा खंड से ये अवतरित है, जिसका अनुवाद है कि वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है, तेज हवा बह रही है, किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर नदियाँ तीव्रता से जल बहा रही हैं। ये इसका अर्थ हो गया। इसके साथ अथवा में दे रखा है कि अर्ध दानो दानो वैरिणा गिरजा यापर्ध शिवाश्याहर्तम, ये श्लोक है। तो प्रस्तुत जो है श्लोक गद्यांश नहीं, प्रस्तुत श्लोक लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक, ठीक है, या फिर पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदारम नामक पाठ से ये अवतरित है, जिसका अनुवाद लिख रखा है। शिव का अर्धभाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया है। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज भूतल में समा गया। सर्वगता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। ये इसका अर्थ हो गया। फिर बच्चों आपका जो 9वां प्रश्न आता है वो संस्कृत के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो यहाँ पे कोई 2 करना होता है, मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न उत्तर लिख रखे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में फंस सकता है। फिर आपका 10वें प्रश्न में क ख ग जो है 2-2 नंबर के रस छंद अलंकार से प्रश्न आते हैं। तो रस छंद अलंकार की वीडियो आप देख लीजिए और हमने इन सब का आप जो है अलग मॉडल पेपर में इन प्रश्नों के उत्तर करवाया है। और अगर आपके पास कहीं नहीं मिल रहा तो आपके पास जो पढ़ने वाला मटेरियल और बुक है वहाँ से ये 6 नंबर का प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। फिर गा वाला प्रश्न जो है वो आपका निबंध से संबंधित है, 9 नंबर का निबंध आएगा। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका में निबंध लिखिए, या फिर आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक, या फिर विज्ञान वरदान है अभिशाप। ये सारे निबंध इंपॉर्टेंट हैं, ये आप सारे तैयार कर लेंगे तो जरूर आपका एक नया फंस जाएगा। नैनम का संधि विच्छेद बताना है तो ने प्लस अनम होता है। कलाविव का संधि विच्छेद हो जाएगा तो कला प्लस यू हो जाएगा। और वृद्धा का संधि विच्छेद वृद्ध प्लस धा हो जाएगा। फिर आपका खा वाला प्रश्न है बच्चों के निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे पहला है अनुरूपम। तो अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। श्रेष्ठ पुरुषा में है कर्मधाराय समास और मीनाक्षी में है बहुव्रीहि समास। ठीक है। फिर 13वां प्रश्न आपका आता है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी प्रार्थना पत्र आपका 8 नंबर का आएगा। फिर 14वां वाला जो प्रश्न है लिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आपको धातु बताना हो प्रत्यय। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, तो गुरुत्वा में त्वा प्रत्यय है। ठीक है, और फिर आपका आता है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए। प्रकाशा छात्रे समा स्नाति और गणेशाय नमः। तो बच्चों यहाँ पे जो है पुत्रवती, तो पुत्रवती में आपको क्या बताना है, मूल शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग बताइए। तो पुत्रवती में आपको बता दें इसमें मतुप प्रत्यय है। क्या है बच्चों? मतुप है। ठीक है, धातु प्रत्यय क्या है इसमें? मतुप है। और महत्व में क्या है? महत्व में जो क्या है? त्वा है। और दीनता में क्या है?
दीनता में है तल है, दीन प्लस तल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो गुरुत्वा में तल प्रत्यय है, क्या है? तल प्रत्यय है। और भूता में उक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है, और फिर बलवती में भी मतुप प्रत्यय है, क्या है? मतुप प्रत्यय है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है छात्र है, इसमें बताना है कौन सी विभक्ति है। तो छात्र में है तृतीया विभक्ति, क्या है? तृतीया विभक्ति है छात्र में। और श्री गणेशाय में आपको बताना है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो ये इसका पूरा ग्रामर हो गया।